नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरकेजे सिविल पाठशाला। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के न्यूज़पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आज है 24 अगस्त 2023 और महत्वपूर्ण एडिटोरियल के साथ साथ में आज महत्वपूर्ण खबरों को भी हम देखने वाले हैं जो कि द हिंदू में छपी हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग जो कि साउथ पोल पर हुई है, उसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके चलते चलते इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि साउथ पोल पर पहुंचा है और सॉफ्ट लैंडिंग में भी सफल हो पाया है। देखा जाए तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है अब इंडिया, लेकिन साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला कंट्री बना है। अब हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ में और पहली जो न्यूज़ आई है फ्रंट पेज पर वो चंद्रयान 3 मिशन से ही रिलेटेड आई है। कल भी हमने चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जाना था, कब हमने इसको लॉन्च किए, कब ये पहुंचने वाला था, चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 किस प्रकार से अलग था, इसमें कौन कौन सी नई चीज़ें ऐड करी गई थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हमें लगती है वो ये है कि इसको एनर्जी की कभी कमी नहीं जाएगी। मतलब पहले जहां पर हमने दो साइड में सोलर पैनल लगाए थे, तो इस बार हम क्या काम किए, इसके चारों तरफ सोलर पैनल लगा दिए हैं। मतलब ये ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा ऊर्जा अपने अंदर रखेगा और ज़्यादा देर तक ये काम कर पाएगा। अब पार्टिकुलरली चंद्रमा का जो साउथ पोल रहता है, ये साउथ पोल ज़्यादातर अंधेला वाला हिस्सा है। ज़्यादा टाइम पीरियड तक आप देखेंगे कि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है और इस रीजन में अभी तक कोई कंट्री नहीं गया था। तो इंडिया ने सोचा कि यहाँ पर वातावरण कैसा है, यहाँ पर भूकंप के झटके किस प्रकार से आते हैं, यहाँ पर गड्ढे क्यों है, यहाँ का वातावरण क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। ये सारे क्वेश्चनों का आंसर पाने के लिए इंडिया ने अपना जो चंद्रयान 3 मिशन है वो साउथ पोल पर भेजा था। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये पिक्चर चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट की है। ये क्लिक की गई थी विक्रम लैंडर के द्वारा वेडनेसडे के दिन, मतलब कल के दिन। तो इंडिया जो है 4th कंट्री बन गया है जिसने सक्सेसफुली लैंड कर दिया है मून की सरफेस पर एज द चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल विथ रोवर इन इट्स बेली सक्सेसफुली मेड ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनार सरफेस ऑन वेडनेसडे। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हम उन कंट्रीज में शामिल हो गए हैं। इंडिया उन कंट्रीज में शामिल हो गया जैसे कि अमेरिका, रसिया, चाइना, उन बड़े बड़े देशों में अब भारत का भी नाम गिना जाएगा। तो कल शाम को आपने लैंडिंग जरूर देखा होगा। शाम को 6:03 पर ये लैंडिंग करी गई थी। इसने टच किया था लूनार की सरफेस को एंड देयर वर यूफेरिक सेलिब्रेशन। यहाँ पर यूफेरिक वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा जनता में जश्न का माहौल था। यूपेरिक वर्ड यूज़ किया गया है, इसके बहुत सारे आप सिनोनिम देख सकते हैं जैसे कि हैप्पी, जॉयफुल, इलेटेड, डेलीगेटेड, ग्लीफुल, एक्साइटेड। तो काफ़ी एक्साइटेड माहौल रहा था जब इसकी लॉन्चिंग हो रही थी, जब इसने टच किया था। वहीं यदि देखा जाए, देखिए तो अमेरिका पहुंचा है, अभी तक रसिया पहुंचा है, इसके साथ साथ में चाइना अचीव कर पाया है इस उपलब्धि को। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट नेशन टू टच डाउन द पोलर रीजन ऑफ द मून। तो इसका जो पोलर रीजन है जिसको अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया, उस रीजन को एक्सप्लोर करने वाला भारत पहला देश बन गया है। और इसी मौके पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत सारी बधाई दी गई हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि देखिए ये भारत की वन अर्थ वन फैमिली वाली फीलिंग है, ये बात पूरा ग्लोब जानता है। दिस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच दैट वी रिप्रेजेंट हैज बीन वेलकम्ड यूनिवर्सली। और इसका पूरी देश दुनिया ने स्वागत किया है। आवर मून मिशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सेम ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। और हमारा जो मून मिशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सेम ह्यूमन अप्रोच के ऊपर पूरा पूरा टिका हुआ। इसके साथ साथ में देखिए रसिया का लूना 25 फेल हो गया। तो रसिया का लूना 25 यदि फेल हुआ है तो हमें बिल्कुल भी जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी चंद्रयान 3 के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। अब जैसे कि यदि हमने वहां पर लैंडर को उतार दिया है, तो अब लैंडर को हम कैसे करके वापस चंद्रमा की कक्षा में भेजेंगे, फिर चंद्रमा की कक्षा से उसको वापस पृथ्वी की कक्षा में लाएंगे और पृथ्वी की कक्षा से फिर हम उसको धरती में उतारेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए होने वाली है। इसके बाद हम सीधे चर्चा करने वाले हैं ब्रिक्स के 15वें नंबर के समिट के बारे में। तो जो ब्रिक्स का 15वें नंबर का समिट है, इस बार आयोजित किया गया है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में देखिए इसकी जो अध्यक्षता होती है कि इस साल यदि साउथ अफ्रीका ने इसकी अध्यक्षता किया है तो अगला नंबर किसका रहेगा। तो ये जो सिक्वेंस है इसके नाम पर आधारित है। जैसे कि सबसे ऊपर रसिया है, फिर चाइना है, तो सब यदि रसिया ने अध्यक्षता करी है तो अगला नंबर चाइना का रहेगा।
इसके बाद इंडिया का रहेगा, इसके बाद ब्राज़ील का रहेगा, फिर ये उल्टे से रोटेशन चालू हो जाएगा। इस बार जो 15वें नंबर का ब्रिक्स समिट है वो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया। ठीक है, देखिए साउथ अफ्रीका में इसका जो आयोजन किया गया है ये 15वें नंबर का समिट है। ये इसकी जो समिट है, अध्यक्षता है, वो हर साल चेंज होते जाती है, मतलब इसकी जो बैठक है वो हर साल आयोजित होती है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये जो ब्रिक्स की समिट है काफ़ी न्यूज़ में रही है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि ग्लोबली तौर पर अभी गूंज रहे हैं, और उनको यदि एड्रेस हम कर पाते हैं तो ब्राज़ील जो ब्रिक्स समिट है अपने आप में, या फिर ब्रिक्स जो ग्रुप है उसकी जो महत्वता है वो अन्य ग्रुप के समान ही हो जाएगी। वहीं इसकी मेंबर कंट्रीज़ की यदि हम बात करें तो बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। वहीं यदि हम बात करें ब्रिक्स की तो ब्रिक्स को एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। There are two components that make financial architecture of the BRICS। ब्रिक्स का फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कैसा है, रुपए पैसा का जो लेन देन है या फिर अपने कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या व्यवस्था बनाई गई है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया गया है ब्रिक्स के द्वारा। इसके साथ साथ में कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया है कि भाई यदि कभी कंडीशन खराब होती है तो उस टाइम में हम लोग ये पैसा अपने मेंबर कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर सकें और वो अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा ऊपर उठा सकें। इसके अलावा देखा जाए इस बार का जो 15वें नंबर का समिट है जो कि साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, इस बार मल्टीपोलारिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मल्टीपोलारिटी, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड की यदि हम बात करें इसका मतलब ये हो गया है कि देश दुनिया पूरे वर्ल्ड में अमेरिका अकेला ही पावरफुल ना बन जाए, चाइना अकेला ही पावरफुल ना बन जाए, या फिर हमारा ये जो ग्रुप है इसमें बहुत सारे कंट्रीज शामिल हों ताकि इसको और भी ज़्यादा पावर मिल सके। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि नई ब्रिक्स में और भी नए नए कंट्रीज़ को शामिल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि रेलवे अनुसंधान नेटवर्क, एमएसएमई, स्टार्टअप, इनके बीच के सहयोग क्षेत्रों में भारत द्वारा सुझाए गए उपायों पर महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई है। इसके अलावा हम ब्रिक्स की दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के तहत ग्लोबल साउथ के देशों को विशेष महत्व देने का जो प्रयास किया जा रहा है इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था। इसके बाद चलते हैं न्यूज़ में क्या बताया जाता है इसको देख लेते हैं। इंडिया ने वेलकम किया है कि हम जो है ब्रिक्स ग्रुप का एक्सपांसन करना चाहते हैं और इसमें सहमति भी बन गई है। ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा था जोहान्सबर्ग ऑन वेडनेसडे की। तो इस बार का जो आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया है, जगह का नाम हमको याद रखना है और कौन से नंबर का ये समिट है वो हमको याद रखना है। तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया है और ये 15वें नंबर का समिट है। करेंटली ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज है उसमें कौन कौन शामिल है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। तो जो प्लेनरी सेशन चल रहा था 15वें नंबर का ब्रिक्स समिट का, एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, साउथ अफ्रीका में ये चल रहा है। मिस्टर मोदी ने अर्ज किया है मेंबर स्टेट टू टेक एडवांटेज ऑफ इंडियाज डिजिटल सॉल्यूशन एंड टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ साउथ अफ्रीका। भारत का कहना है कि इंडिया जो डिजिटल सॉल्यूशन लेकर के आया है उसका लाभ उठाए, इसके साथ साथ में ग्लोबल साउथ के लिए, उसके वेलफेयर के लिए वो काम करते रहे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर मिजोरम में हाल फिलहाल में देखा जाए ये जो एक ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज के गिरने से लगभग 18 लोगों की डेथ हुई है। तो ये रेल का ब्रिज बना था मिजोरम में और इसके ढह जाने से 18 लोगों की जानें गई हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये रेलवे एंड सेफ्टी से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है, तो इसलिए हम सबसे पहले रेलवे से संबंधित क्या क्या चिंताएं हैं, ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं, क्या क्या इसका रीज़न हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। और रेलवे में सेफ्टी को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहला जो रीज़न इसका है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट। ठीक है, आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो ब्रिज बनाए जाते हैं इसमें कितना घोटाला होता है, और घोटाले की जो शुरुआत होती है ना वो सरकार से, इसके बाद ठेकेदार से, इसके बाद कहना चाहिए हर जगह पर हमको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी नज़र आती है। इसके चलते चलते इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफेक्ट रहता है। अब ये ब्रिज भी बनाया गया है तो आप सोच सकते हैं इसमें प्रत्येक स्टेज पर क्या कुछ घोटाला नहीं हुआ होगा। यदि घोटाला नहीं हुआ होता तो ये जो ब्रिज है, अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड के जो ब्रिज हैं जो आज तक खड़े हैं, इस प्रकार से आज तक इतनी मजबूती से ये खड़े रहते हैं। लेकिन आज के समय में हम देखेंगे कि उतनी मजबूती इनको नहीं प्रोवाइड करी जा रही है पैसा बचाने के चक्कर में।
तो हमारे यहाँ जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रेलवे ने ट्रैक बनाए हैं, मतलब रेल की पटरियाँ बिछाई हैं, रेलवे ने ब्रिज बनाया है, रेलवे ओवरहेड वायर यूज़ कर रहा है, इसके साथ साथ में उसके पास में कुछ रोलिंग स्टॉक है, तो अक्सर ये जो है डिफेक्टिव माने जाते हैं। इसका एक रीज़न है पुअर मेंटेनेंस का। इसके साथ साथ में इनकी उम्र हो गई मगर आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, टूट फूट हो गई है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, तो इस कारण से भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ सकता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो 19वीं और 20वीं सेंचुरीज़ का है, और इसको अपग्रेड हम नहीं करे हैं ताकि ये आज की डिमांड को पूरा कर सके, एंड मॉडर्न स्टैंडर्ड की इसमें हमें ज़रूरत है। इसके साथ साथ में रेलवे का जो सिस्टम है वो लैक ऑफ फंड, करप्शन, इनएफिशिएंसी, ठीक है, इन सारी चीज़ों से जूझ रहा है, जिसके चलते चलते इसका जो डेवलपमेंट है और जो मेंटेनेंस है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। इसके अलावा देखा जाए कई सारे जो रूट्स हैं वो ऑपरेटिंग है ओवर 100% कैपेसिटी। जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा कैपेसिटी से आप यदि रेलवे को चलाएंगे तो क्या होगा इसका आप अच्छी तरह से जान सकते हैं, ठीक है। कंजस्टेड हो जाते हैं ये रास्ते। इसके अलावा आप देखेंगे कितने घंटे तक जो है ट्रेनें लेट रहती हैं। इसके साथ साथ में ओवरलोडिंग जैसी समस्या हमको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ह्यूमन एरर भी एक रीज़न हो सकता है। रेलवे का जो स्टाफ होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेलवे को ऑपरेट करने के लिए, रेलवे का मेंटेनेंस है, इसके साथ साथ में ये मैनेज करता है ट्रेन और ट्रैक को। ये भी एक रीज़न है कि ह्यूमन एरर हो सकती है, और ह्यूमन एरर रहती है थकान के कारण, या फिर आप किसी चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं, करप्शन है, या फिर डिसगार्ड फॉर सेफ्टी रूल एंड प्रोसीजर। यदि आपने सेफ्टी रूल और प्रोसीजर को नहीं फॉलो किया है तो भी इस प्रकार की ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसके अलावा सिग्नल का फेलियर होना भी रेलवे में एक दुर्घटना का रीज़न बन सकता है। हमारे यहाँ का सिग्नलिंग सिस्टम जो कि कंट्रोल करता है हमारी ट्रेनों के मूवमेंट को, उसकी डायरेक्शन को ट्रैक के ऊपर में, यदि ये फेल हो गया तो आप समझ लीजिए दुर्घटना होना पक्का है। और इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल ग्लिचेस है, पावर आउटेज है, या फिर ह्यूमन एरर है। इसके अलावा देखा जाए अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। अब कहीं कहीं पर आप देखेंगे जो ट्रेन की पटरी को क्रॉसिंग करने के लिए ओवरब्रिज नहीं बना है, या फिर वहाँ पर गेट नहीं लगा है, फाटक नहीं लगा है, और फाटक लगा भी है तो लोग क्या काम करते हैं, नीचे झुके और फिर निकल करके चालू कर दी, और पता चला है कि ट्रेन आने ही वाली है और यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। वहीं 2018-19 की बात करें तो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग के चलते चलते 16% ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं हमारे इंडिया में। इसके अलावा रेलवे ने एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए हैं, इसके लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की स्थापना करी गई है रेलवे के द्वारा। रेलवे ने एक कोष बनाया है, एक प्रकार से ये सेफ्टी फंड है जो कि क्रिटिकल एसेट माना जा रहा है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2017 में, और इसमें जो राशि रखी गई थी कि हम 1 लाख करोड़ रुपये रखेंगे ओवर ए 5 ईयर पीरियड। सेफ्टी रिलेटेड जो काम है हम इसमें करने वाले हैं, जैसे कि ट्रैक को रिन्यू कराएंगे, सिग्नलिंग प्रोजेक्ट लाएंगे, ब्रिज रिहेबिलाइजेशन का काम करेंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी हमारे यहाँ पर किया जा रहा है, जैसे कि सरकार ने बफर कपलर लाई है, बोगी माउंटेड एयरबैग सिस्टम लाया गया है। इसके अलावा सस्पेंशन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है, एंड प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम हम लगाए हैं कोचेस में। इट आल्सो इंक्लूड सिग्नलिंग कवच के बारे में आप अलग से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कवच के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, कवच सिस्टम कैसे काम करता है। इसके बाद LHB डिज़ाइन कोचेस हम देखने को मिलता है। LHB मतलब लाइटर एंड सेफर कोचेस का इस्तेमाल आज के टाइम में मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में होने लगा है। दीज कोचेस आर बेस्ड ऑन जर्मन टेक्नोलॉजी एंड हैव ए बेटर एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स, फायर रिटार्डेंट मटेरियल, हायर स्पीड पोटेंशियल एंड लॉन्गर सर्विस लाइफ। इसके अलावा GPS बेस्ड फॉग पास डिवाइस। अब ड्राइवर ट्रेन चला रहा है, सामने उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करी है, GPS बेस्ड फॉग डिवाइस, पास डिवाइस लेकर के आई है। इसके साथ साथ में मॉडर्न ट्रैक इंस्ट्रक्चर। आज के टाइम में देखा जाए ना, सरकार क्या है, ये जो रेलवे है, रेलवे को और भी ज़्यादा जो है मजबूत बनाना चाहती है। इसके लिए वो है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर का इस्तेमाल कर रही है, हायर अल्टीमेट टेंसाइल स्टाइल्स वाली रेल की पटरी बना रही है, एंड फैन शेप्ड लेआउट टर्नआउट ऑन PSC स्लीपर्स। स्टील चैनल स्लीपर बनाए जा रहे हैं ग्रिडर ब्रिजेस के लिए। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक फ्लड डिटेक्शन सिस्टम लेकर के आया गया है, जिसके माध्यम से हम डिटेक्ट कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे फॉल्टी ट्रेन्स को। यदि ट्रेन में कहीं पर कोई फॉल्ट हो गया, कोई गड़बड़ चलने लग गई, तो इसको भी हम ट्रैक कर पाएंगे। इंटरलॉकिंग सिस्टम लेकर के आए हैं। इसके अलावा हम जो है एलिमिनेशन ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग करे हैं, मैग्नाइजेशन ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, ये सारे प्रयास हम कर रहे हैं।
इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो रसिया से रिलेटेड है। रूस से एक बड़ी खबर आई है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। इस प्लेन में प्रिगोजिन के अलावा 9 अन्य यात्री भी सवार थे। हादसा मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के बीच हुआ है। रूस के सरकारी टीवी चैनल ने प्लेन के क्रैश का वीडियो भी जारी किया है। हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 7 है और इसमें 3 क्रू मेंबर भी थे। वहीं यदि हम बात करें ये वैगनर चीफ आखिर हैं क्या, कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ में रहे थे लेकिन हम इनको कवर नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो थोड़ी सी जानकारी आज हम इनके बारे में बेसिक देखेंगे कि आखिर ये हैं क्या। रूस की निजी सेना वैगनर समूह के, रूस की जो प्राइवेट सेना है जिसको हम वैगनर समूह बोल रहे हैं, इसके जो हेड थे येवगेनी प्रिगोजिन, 2 महीने पहले पुतिन और रूस से बगावत इन्होंने किया था। ऐसे में इस प्लेन क्रैश के हादसे को पुतिन का बदला भी लोग बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिगोजिन आखिर कौन थे। वैगनर आर्मी का एक्स चीफ मतलब जो रिटायर हो गया है। येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के रसोइये के तौर पर जाना जाता था। इसका जन्म हुआ था 1961 में लेनिनग्रेड सेंट पीटर्सबर्ग में। वहीं देखा जाए 20 साल की उम्र में ही मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी समेत कई सारे मामलों में यह वांटेड हो गया था। इसके बाद उनको 13 साल की सजा सुनाई गई, हालांकि 9 साल में ही इनको रिहा कर दिया गया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं रसिया का वैगनर ग्रुप। रूस के साथ समझौते के बाद अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रिगोजिन भाड़े के सैनिकों के मुख्य प्रभारी बने रहेंगे या फिर उनको हटा दिया गया है। तो वैगनर ग्रुप भाड़े के सैनिकों की एक प्राइवेट आर्मी मानी जाती है। तो भाड़े के सैनिक हम किनको बोलेंगे, ठीक है, जिनको आप पैसा दे रहे हैं, पैसा दे करके अपना काम निकाल रहे हैं। ये क्या काम करती है, ये रूसी सेना के साथ में यूक्रेन के खिलाफ में युद्ध लड़ रही है और इसके लिए उसने क्या काम किया था, भाड़े के कुछ सैनिक ले रखा था। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि बहुत सारे वैगनर सैनिकों ने रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था। वैगनर ग्रुप खुद को निजी सैनिक कंपनी बताता है। वहीं रूस की सरकार हाल में कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सके। ग्रुप की पहचान पहली बार 2014 में हुई थी। तब ये पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादी ताकतों का समर्थन करता था। उस समय ये एक गुप्त संगठन हुआ करता था जो अधिकतर अफ्रीका और मध्य पूर्व में सक्रिय रहता था। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम असम की रिफाइनरी की बात करने वाले हैं और यहाँ पर इंडिया और नेपाल के रिलेशन के को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के भारत और नेपाल के रिश्ते कभी लिखने के लिए हमें आता है तो हम इस चीज़ का उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं। असम रिफाइनरी क्या काम करने वाली है। असम रिफाइनरी ने नेपाल के ऊपर अपनी नज़र गड़ाई है ताकि वो सप्लाई कर सके हाई एल्टीट्यूड डीजल को। With the market in civil war ravaged, Myanmar unlikely to open up anytime soon। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि म्यांमार में जो वार वाली सिचुएशन चल रही है ये किसी भी टाइम में ओपन हो सकता है। असम रिफाइनरी आज के टाइम में फोकस कर रही है नेपाल के ऊपर एक स्पेशल ग्रेड ऑफ डीजल। किसके लिए? एक स्पेशल ग्रेड वाला डीजल जिसका इस्तेमाल किया जा सके इजीली इन सब जीरो कंडीशन। ऐसा डीजल हम सप्लाई करेंगे जो सब जीरो कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। पब्लिक सेक्टर की नुमालीगढ़ रिफाइनरीज, पब्लिक सेक्टर हम किसको बोलेंगे, जिसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है 50% से ज़्यादा है। तो जो पब्लिक सेक्टर की नुमालीगढ़ रिफाइनरीज है हैज़ बीन द लोन सप्लायर ऑफ लो पोर हाई स्पीड डीजल टू भूटान फॉर सेवलर ईयर्स। नुमालीगढ़ में जो सब रिफाइनरी बनाई गई है ये बहुत सारे सालों से हाई स्पीड डीजल प्रोवाइड कर रही है, लो पोर हाई स्पीड डीजल प्रोवाइड कर रही है भूटान को कई सालों से। इस ग्रेड के डीजल की यदि हम बात करें जिसके चलते चलते ये जो व्हीकल है एंड मशीन है उनको आप ऑपरेट कर सकते हैं इन टेम्परेचर एज लो एज -30 डिग्री सेंटीग्रेड, इज़ आल्सो सप्लाइड टू इंडियन आर्म फोर्स अक्रॉस द हिमालयन बेल्ट। और इसकी सप्लाई हम करते हैं हिमालयन बेल्ट में भी क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे ये पार्टिकुलरली पाकिस्तान के आर्मी एक्ट में कुछ संशोधन करने को लेकर के है। तो देखा जाए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में अब संशोधन होने वाला है। इसमें कुछ अमेंडमेंट ऐसे किए गए हैं जो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं वेटरन और रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को, मतलब ऐसे आर्मी पर्सनल जो कि भूतपूर्व हैं, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको टारगेट करने का ये काम करता है। तो 27 जुलाई को पाकिस्तान सीनेट ने पास किया था एक बिल को ताकि अमेंड किया जा सके पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 को। तो 27 जुलाई की ये बात है। इस अमेंडमेंट के अंतर्गत इन जनरल have been specifically designated to intimidate the veteran who have been supporting former Pakistan PM by expressing their views on social media and public platform। तो इस अमेंडमेंट के माध्यम से हम बहुत सारे संशोधन यहाँ पर देखने वाले हैं।
यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब होता है धमकाना या फिर कुल मिलाकर के डराना। इस प्रकार के जो संशोधन किए गए हैं, इसमें देखा जाए इन जनरल हैव बीन स्पेसिफिकली डेसिग्नेट टू इंटिमिडेट द वेटेरन। इसमें जो भूतपूर्व सेना के प्रमुख रहे हैं, उनको कुल मिलाकर के उनकी खाल खींचने का काम यहाँ पर किया जाने वाला है, जो कि फॉर्मर पाकिस्तान पीएम को सपोर्ट करेंगे। जैसे कि फॉर्मर पाकिस्तान के फॉर्मर जो इमरान खान हैं, जो कि वहाँ के पीएम रहे थे, उनके बारे में वो कुछ बोल रहे हैं, अपने व्यू रख रहे हैं। तो ये व्यू वो सोशल मीडिया एंड पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अब नहीं रख पाएंगे। एक प्रावधान कुछ ऐसा है। इसके साथ साथ में कुछ जर्नलिस्ट लोगों का ग्रुप ऐसा है एंड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट कर रहे हैं, उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किया है एज दिस अमेंडमेंट वुड जियोपोर्टाइज द राइट एंड लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल। लोगों का कहना है कि देखिए, इस कानून के माध्यम से आप जो है इंडिविजुअल की राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ों को आप प्रभावित करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से संशोधन किए गए हैं तो इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें जो आर्मी एक्ट चल रहा है 1951 का, इनका इसमें इंसर्ट किया जाएगा क्लॉज 1A सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट में। इस चेंज के चलते चलते ये जो कानून है, एक्ट विल इंक्लूड सिविलियन वर्किंग इन एंटाइटीज affiliated with or controlled by the Pakistan Army like फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी यूरिया, फौजी सीमेंट etc. द बिल हैज़ एडेड 2 न्यू सेक्शन टू द सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे इस सेक्शन के ऐड होने से क्या हो जाएगा, बहुत सारा जो यहाँ पर क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे सिविलियन वर्किंग एंटाइटीज़ भी शामिल होने वाली हैं, ठीक है, जिसको एफिलिएट किया गया है या फिर कंट्रोल किया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, जैसे कि फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी यूरिया, फौजी सीमेंट, अब ये इसके अंतर्गत में आ जाएंगे। इसके अलावा इस बिल में 2 नए सेक्शन जोड़े गए हैं। सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 26A के अंतर्गत अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर वर्ड यूज किया गया है। तो सेक्शन 26A on unauthorized disclosure state that if any person who is or has been subject to this act, यदि कोई व्यक्ति को ऐसा पाया गया है या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है, डिस्क्लोज करता है या फिर causes to be disclosed any information acquired in an official capacity which is or may be prejudicial to security and interest of Pakistan or armed forces of Pakistan shall be guilty of an offense। कुल मिलाकर के देखा जाए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को यहाँ पर क्या बनाया गया है, अपराधीकरण किया गया है। सेक्शन 26B के अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, हु हैज बीन सब्जेक्टेड, अब बताया जा रहा है कि जो सेक्शन 26 है, जो कि किसी भी व्यक्ति को मना करता है, हु हैज बीन सब्जेक्टेड टू दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट से संबंधित है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, रिलीज, रेसिग्नेशन, डिस्चार्ज, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस। आर्मी में कोई ऑफिसर रहा है, ठीक है, तो 2 साल तक वो क्या काम करेगा, अपने पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसको वो कहीं शेयर नहीं कर पाएगा। कुछ और अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं सेक्शन 55 में। सेक्शन 55A में, सेक्शन 55A बार्स द सब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट फ्रॉम गेटिंग इनटू एनी फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट। आप जो है किसी प्रकार का एंगेजमेंट नहीं रख सकते, कंसल्टेशन नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ एनी एंटाइटी दैट माइट हैव ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विथ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एंड इस एफिलिएटेड एंटाइटीज। कुल मिलाकर के पाकिस्तान की आर्मी जिसको सही नहीं मानती है, आप उसके साथ में रिलेशन नहीं बना सकते हैं, उनके साथ में कंसल्टेशन करना, एंगेजमेंट करना, नौकरी करना, ये सारी चीज़ें अब संभव नहीं हो पाएंगी। इसके बाद हम फिर से जो है ब्रिक्स की तरफ चलते हैं और ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो 125 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था ग्लोबल साउथ समिट में, दैट वी हैव ऑर्गेनाइज दिस जनवरी। हमने जनवरी के महीने में एक ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया था, इसमें 125 कंट्रीज शामिल हुए थे। हमने प्रपोजल दिया था कि जो अफ्रीकन यूनियन है शुड बी मेड ए मेंबर ऑफ G20। हमने क्या कहा था, अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाए जाने चाहिए था, और मैं इस मामले में काफ़ी कॉन्फिडेंट हूं कि जितने भी जो ऑल ब्रिक्स पार्टनर हैं वो सपोर्ट करेंगे इस प्रकार के आइडियाज़ को। इसके अलावा इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट करता है इस आइडिया का कि हम जो है एक्सपांसन करना चाहते हैं मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स को, एंड वेलकम्स ए कंसेंसस बेस्ड प्रोसेस, ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा है।
इसके अलावा ग्लोबल साउथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की बात करी जाती है। तो जो प्रारंभिक सेशन रहा था वाज आल्सो अटेंडेड बाय द ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग भी इसमें रहे थे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कायरिल रामाफोसा। ठीक है। वहीं यदि रशियन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली, मतलब ऑनलाइन माध्यम से। वहीं फिजिकल जो लीडरशिप रही थी रशियन डेलीगेशन की तरफ से भेजा गया था फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव को। इसके अलावा कुछ और क्या इसमें आउटकम आया, इसको हम देख लेते हैं। वन ऑफ द मेन इशू दैट इज फॉर्मिंग द बैकड्रॉप ऑफ एक्सपांसन रिलेटेड डायलॉग एट द ब्रिक्स इज रशियाज क्वेस्ट टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव टू G7 ड्रिवन ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल। यहाँ पर एक जो मेन चीज समस्या पैदा कर रही है, लोगों को हिचकिचाहट में डाल रही है, वो ये है कि रसिया चाहता है कि हम G7 जो कंट्रीज है उसको काउंटर करें, ऐसा कोई ग्रुप, अल्टरनेट ग्रुप को क्रिएट करें जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल पर आधारित हो। इसमें एक्वायर्ड रहेगी अर्जेंसी सिंस द वेस्टर्न नेशन अनलीज्ड इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट द मॉस्को। ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं। इसके अलावा ये जो प्रोसेस रही थी, इसकी तरफ इंडिया की तरफ से भी ध्यान दिया गया। इंडिया की डिमांड रही थी कि चेंज किया जाए ग्लोबल मल्टीलेटरल सिस्टम में, ताकि हम जो है और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकें ग्लोबल साउथ को। इसके अलावा इनके जो काउंटर पार्ट रहे थे रसिया, चाइना, इंडियन ऑफिशियल हैव नॉट स्पोकन एग्रेसिवली फॉर डी डॉलराइजेशन। लेकिन इंडिया ने एग्रेसिवली तरीके से डी डॉलराइजेशन की लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था। दाऊ द न्यू दिल्ली एंटर्ड इनटू लोकल करेंसी एग्रीमेंट विथ ए फ्यू ट्रेडिंग पार्टनर लाइक यूनाइटेड अरब अमीरात। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ के जो फाउंडिंग मेंबर हैं उसमें भी कुछ डिफरेंशिएस हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो वन हेल्थ स्कीम से रिलेटेड है। वन हेल्थ स्कीम आप इसको बोल सकते हैं, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट आप इसको बोल सकते हैं। तो देश दुनिया में वन हेल्थ जो है करेंटली काफ़ी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड गेन कर रहा है। इंडिया हैज़ ऑफ लेट बीन टेकिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टू डिप्लॉय कॉन्सेप्ट। लेकिन इंडिया ने इस मामले में कुछ देर कर दी है, कुछ स्ट्रेटजी लाने में देर कर दी है। रूटेड इन दिस आइडिया टू बोल्स्टर द वे इट्स रिस्पॉन्ड टू हेल्थ क्राइसिस। हेल्थ क्राइसिस के मामले में इंडिया कैसे करके काम करेगा, क्या वन हेल्थ इस मामले में हेल्प कर पाएगा? ठीक है, कुल मिलाकर के देखा जाए जो वन हेल्थ है ना, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है। वन हेल्थ एक प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच मानी जाती है टू प्रॉब्लम दैट रिकॉग्नाइज द इंटरकनेक्शन बिटवीन हेल्थ ऑफ ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड देयर शेयर्ड एनवायरनमेंट। हम जो है पेड़ पौधों के साथ में भी रह रहे हैं, पशुओं के भी साथ में रह रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो है ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक अर्ली आर्टिकुलेशन था जिसको हमने देखे थे राइटिंग्स ऑफ हिप्पोक्रेटस 460 से 367 BC की बात है ये, हु कंटेम्पलेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक हेल्थ एंड क्लीन एनवायरनमेंट, जिन्होंने बताया था कि क्लीन एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ के बीच में क्या रिलेशंस हो सकता है। फिर 19वीं सेंचुरी में हम देखते हैं जर्मन फिजिशियन एंड पैथोलॉजिस्ट रुडोल्फ विरचोव 1861-63 में कुछ और चीज़ें इन्होंने लिखा था। एनिमल और ह्यूमन मेडिसिन्स देयर आर नो डिवाइडिंग लाइन नॉर शुड बी देयर बी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन और ह्यूमन मेडिसिन के बीच में कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और 1913 जेम्स स्टीले, इसके अलावा 1927-2006 केल्विन सेवेबे, इन्होंने चैंपियन किया था वैल्यू ऑफ इकोलॉजी फॉर बोथ एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। इकोलॉजी का जो महत्व है वो एनिमल और ह्यूमन दोनों के लिए ही है। इसके बाद जो वन हेल्थ अप्रोच है वो आखिर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आखिर क्यों हो जाती है? जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, अर्बनाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इन सब के चलते चलते बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम खत्म हो रहा है। ये जो है हार्मफुल इन्वायरमेंटल चेंजेस हम देख रहे हैं, इनको लिंक कर सकते हैं जूनोसिस से, मतलब जानवरों के कारण कुछ वायरस फैल रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। जूनोसिस डिसीज शेयर्ड बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन, और इन्हीं सब के चलते चलते हम देखते हैं कि जूनोसिस डिसीज फैल रहे हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिसर्चर लोगों ने एस्टिमेशन लगाया कि 60% ऑफ द इमर्जिंग डिसीज दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन आर जूनोटिक। इंसानों को जितने भी रोग प्रभावित कर पा रहे हैं उनमें से 60% ऐसे हैं जो कि जानवरों से फैल रहे हैं इंसानों में, जैसे कि बर्ड फ्लू है, इबोला है, रेबीज है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं जानवरों से इंसानों में फैली हुई हैं। एडिशन में यदि हम बात करें, ह्यूमन काइंड हैज आल्सो बिकम बीसेड बाय मेजर इशू ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस।
इंसान आज के टाइम में बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को भी फेस कर रहा है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को फेस कर रहा है, कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज को आज के टाइम में वो फेस कर रहा है। यदि आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें और इनका यदि इंटरसेक्टरल मैनेजमेंट करते हैं तो इससे काफ़ी एफिशिएंसी आ जा सकती है कैरेक्टराइजिस ऑफ द वन हेल्थ स्ट्रेटजी में। वन हेल्थ मिनिमाइज करता है रिसोर्स के रिक्वायरमेंट को सभी सेक्टर में। एक इंपॉर्टेंट वे इट डज दिस बाय द इंकरेजिंग कोऑर्डिनेशन अक्रॉस गवर्नमेंटल यूनिट। सभी गवर्नमेंटल यूनिट में कोऑर्डिनेशन का काम करना है। इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है, जैसे कि मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरिंग है, सब इनको आपस में इकट्ठा लाने का काम इसमें किया जाता है। एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। वन हेल्थ अप्रोच को यदि आप अपनाते हैं, रिसर्चर लोग, ठीक, फॉर एग्जांपल शेयर देयर लेबोरेटरीज एंड फाइंडिंग। लेबोरेटरी में क्या आप हासिल करे हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। एंड अल्टीमेटली मेक डिसीजन दैट लीड टू रेजिलेंट, सस्टेनेबल एंड प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज। इस चीज़ का जो महत्व है वो हम इस बात से भी समझ सकते हैं, यदि हम वन हेल्थ अप्रोच को समझ जाते, वन हेल्थ के अप्रोच को हम समझ सकते हैं, हम कैसे करके जो है पेंडेमिक को मैनेज कर पाए थे विथ ए नॉन वन हेल्थ अप्रोच। एन असेसमेंट ऑफ G20 जॉइंट फाइनेंस हेल्थ टास्क फोर्स एस्टिमेशन क्या लगाया है, द लेटर टू बी अराउंड $30 बिलियन ए ईयर। वहीं यदि हम अदर हैंड की बात करें, वर्ल्ड बैंक ने इंडिकेट किया है दैट द फॉर्मर वुड कॉस्ट $10 बिलियन से लेकर के $11 बिलियन एनुअली। यदि आप इस स्कीम को अपना नहीं रहे हैं तो $30 बिलियन आपको खर्चा करना पड़ेगा, और यदि इस स्कीम को अपना रहे हैं तो 10 से लेकर के $11 बिलियन में आपका काम चल जाएगा। इसलिए इंडिया को इस अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ इस मामले में कोई प्रयास नहीं किया है। द कोविड-19 पेंडेमिक ऑफ 2020 से लेकर के 2023 ने हाईलाइट किया है वन हेल्थ अप्रोच का क्या महत्व हो सकता है। तभी से कोविड-19 जब से आया है, बहुत सारी जो इंटरवेंशन है वो वन हेल्थ पर मॉडल पर आधारित हो गई हैं और ये लॉन्च करी गई हैं पूरी देश दुनिया में। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था स्टैंडिंग कमेटी ऑन जूनोसिस 2006 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका पर्पस ये रहा था कि प्रोवाइड किया जाएगा यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को गाइडेंस एंड रिकमेंडेशन ऑन द चैलेंजेस रिलेटेड टू जूनोसिस। लेकिन पेंडेमिक ने प्रोवाइड किया था रियल बूस्ट टू दिस टॉपिक। इंडिया आल्सो फ्लोटेड ए नंबर ऑफ इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन सिंस देन। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था इंडिया का पहला कंसोर्टियम। ये कंसोर्टियम किस पर आधारित था, ऑन हेल्थ, इन अक्टूबर 2021। यहाँ पर कंसोर्टियम वर्ड यूज़ किया गया है। कंसोर्टियम का मतलब होता है संघ, सहायता संघ, ठीक है। सहायता संघ की स्थापना कुल मिलाकर से करी गई थी इंडिया के द्वारा। इसने 27 ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ में लाया था और बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो एक साथ काम कर रही थी। बहुत सारे प्लान इकट्ठे इसमें काम कर रहे थे ताकि जो एनिमल डिसीज़ है, ठीक है, 10 सिलेक्ट जूनोटिक डिसीज़ है, उनके बर्डन को हम कम कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने 31 करोड़ रुपया 3 साल के लिए एलोकेट किया था। फिर जून 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी ने क्या काम किया, इन्होंने पार्टनरशिप करी थी बिल एंड मेलिंडा गेट के फाउंडेशन के साथ में एंड द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन हस्बेंड्री, इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने लॉन्च किया था वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कर्नाटका और उत्तराखंड में। इस स्कीम के माध्यम से इंटर सेक्टरल कोलैबोरेशन करने की बात करी जाती, मतलब अलग अलग जो सेक्टर हैं उनके बीच में सहयोग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका उद्देश्य रखा था इम्प्रूविंग लाइव स्टॉक हेल्थ, जानवरों की हेल्थ को अच्छा रखना है, ह्यूमन हेल्थ को अच्छा रखो, वाइल्ड लाइफ हेल्थ अच्छा होना चाहिए, एनवायरमेंट हेल्थ के ऊपर हमें काम करना है। इसके अलावा इंडिया काम कर रहा है नेशनल वन हेल्थ मिशन के ऊपर, ठीक है, सुपर हेडेड बाय द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। और इसका सबसे ऊपर कौन बैठेगा इसमें, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इसमें बैठने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ में, जो होता है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन वाला हिस्सा। एडिटोरियल डिस्कशन वाले हिस्से में आज हम पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया और यूके की रिलेशनशिप को बताता है। यहाँ पर आपको FTA जैसे वर्ड देखने को मिल जाएंगे। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या होता है, यदि दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि यूनाइटेड किंगडम क्या काम करेगा, हमारे देश से जाने वाली जो चीज़ें रहेंगी, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कम से कम टैक्स लगाएं ताकि हमारी चीज़ें वहाँ पर सस्ती अवेलेबल हो सकें और ज़्यादा मात्रा में बिक सकें। इस प्रकार की व्यवस्था यदि करी जाती है तो इसको हम जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता। ये समझौता दो देशों या फिर दो से अधिक देशों के बीच में आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए किया जाता है।
एक एफटीए के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है। यदि एफटीए है, इसका मतलब यह है हमारी चीज़ें यूके में जाएंगी, बेच सकते हैं हम हमारी चीज़ों को, और यूके हमारे यहाँ पर चीज़ों को बेच सकता है। इसके लिए बहुत ही कम या फिर एकदम न्यून सरकारी शुल्क लगेगा, कोटा लगेगा, और सब्सिडी जैसे प्रावधान बहुत कम किए जाते हैं। ऐसा ना हो कि हम हमारी चीज़ों को यूनाइटेड किंगडम में बेचना चाहते हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने क्या काम कर दिया, सब्सिडी देना चालू कर दिया लोगों को और कहा कि लो आप और सस्ता बेचो। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के देखा जाए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो अवधारणा होती है वो इकोनॉमिक आइसोलेशन के एकदम विपरीत होती है। इकोनॉमिक आइसोलेशन के विपरीत मतलब हम चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी कंपनियां ही आगे बढ़ें, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक आइसोलेशन। भारत और एफटीए की यदि हम बात करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में समझौता किया है, जिसको हम एकटा बोलते हैं। भारत को ऑस्ट्रेलिया द्वारा उसकी 100% टैरिफ लाइनों पर प्रदान की जाने वाली तरजीही बाजार से बहुत हमें फायदा पहुंचाती है, लेकिन भारत अपनी 70% या अधिक टैरिफ लाइनों पर ऑस्ट्रेलिया को तरजीही पहुंच प्रदान करता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया हमें 100% छूट दे रहा है, भारत कह रहा है कि हम आपको 70% छूट देंगे। इसके अलावा हमने जो है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र भी स्थापित करें, जिसको हम सॉफ्टा बोलते हैं। ये जो मुक्त व्यापार एफटीए समझौता है, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सभी सर्विस को छोड़कर वस्तुओं तक ही इसको सीमित किया गया है। साल 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को शून्य करने के लिए इसमें समझौते किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम जो है इंडिया और यूके के रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अभी रिलेशंस हैं, क्या इसमें फ्यूचर में चेंजेस किए जा सकते हैं। इंडिया और जो यूके की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से ऊपर। कुल मिलाकर के कल्चरल में भी पार्टिसिपेशन बढ़े, स्पोर्ट में हमें सहयोग को बढ़ाना है, एजुकेशन में कोलैबोरेशन करना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, ऐसा राइटर का कहना है। इंडिया होस्ट कर रहा है G20 2023 की समिट को, इसलिए ठीक है इंडिया कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है और ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि अपने रिलेशन को वो अन्य कंट्रीज़ के साथ में कैसे करके बढ़ा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, आखिर हमारे साथ में रिलेशन अच्छे बनाना क्यों चाहता है। पहले नंबर की बात डायरेक्टली जो आ जाती है वो चाइना को काउंटर करने की आ जाती है, क्योंकि चाइना भी हमारा शत्रु है और यूनाइटेड किंगडम और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी चाइना को शत्रुता की नज़र से देखते हैं। अमेरिका को यदि हम छोड़ दें तो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वही असली शत्रुता रखता है। तो यूनाइटेड किंगडम चाहता है कि हम और इंडिया दोनों आपस में फ्री एंड फेयर ट्रेड करें। इसके साथ साथ में ट्रेड डील्स को भी हम बढ़ाना चाहते हैं इंडिया के साथ में, इसलिए हम इंडिया की तरफ में इतना लपक रहे हैं। इसके साथ साथ में जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो उसका रेजिलेंस बना रहे, सप्लाई चेन प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे कि युद्ध आ गया है, युद्ध आया तो क्या हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सप्लाई चेन प्रभावित हो गई। ठीक है, रसिया दूसरे को माल नहीं बेच पा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि खुद उसको माल की ज़रूरत है। तो सप्लाई चेन जो प्रभावित हो रही है उसको हम रेजिलेंस बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ में दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उनके डॉक्यूमेंट का डिजिटलाइजेशन करना भी एक रीज़न है जिसके चलते चलते इंडिया की तरफ यूके बढ़ रहा है। इसके अलावा यूके को पता है कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो मिडिल क्लास है उसमें काफ़ी कुछ ग्रोथ देखने को मिलने वाली है 2050 तक। मतलब यहाँ के जो कंज्यूमर है बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, कहेंगे हमको इंडिया का नहीं पसंद, हम यूके का चाहिए, ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। वहीं यदि देखा जाए तो जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड रहा है, यहाँ पर कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है कि इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप रहा है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। 36 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ट्रेड हुआ था 2022 में। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि एक जो पाउंड स्टर्लिंग होता है वो 104 इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। न्यू फिगर्स फ्रॉम द यूके डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस ट्रेड से हमें ये पता चला है कि यदि हम कुछ नए डेटा की बात करें जो कि हमें पता चला है यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड से, इंडिया ने रिटेन कर लिया है यूके सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। आज के समय में ऐसा हो गया है कि भारत की कंपनियां न केवल भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही बल्कि यूनाइटेड किंगडम में भी जाकर के इन्वेस्टमेंट का काम कर रही हैं, और इस मामले में यूके का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स बन गया है। 118 नए प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए गए हैं और 8,384 नए जॉब यहाँ पर पैदा किए जा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया में 36 डॉलर, ये बिलियन होगा, जो 34 बिलियन डॉलर का कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट किया है अप्रैल 2000 से लेकर के 2023 के बीच में यदि हम देखें तो। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की जो कंपनीज हैं वो हमारे देश में जॉब पैदा कर रही हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी पैदा कर रही हैं। इंडिया में 618 यूनाइटेड किंगडम की कंपनीज हैं, इनका टर्नओवर है 50 बिलियन डॉलर का, और कितने सारे लोग यहाँ पर कमा रहे हैं आप सोच सकते हैं। ठीक है,
4,66,640 लोग कमाई कर रहे हैं। डायरेक्टली इनको 2021 में रोजगार मिला था। इसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड बात बताई जाती है। देखिए अभी बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा होने बाकी और कंटिन्यू यूनाइटेड किंगडम बातचीत में लगा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जैसे कि गुड्स को लेकर के, सर्विस को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। यूनाइटेड किंगडम चाहता है कि यदि डील होती है तो वो फेयर होना चाहिए। इसके अलावा दोनों तरफ से काम करें एंड बेनिफिट मिले हमारे बिजनेसेस को। एंड आवर बिजनेस रिलेशनशिप इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। हमारा जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो मजबूत से और भी ज़्यादा मजबूत होते रहे। देखते हैं आप कि इंडिया की जो कंपनी है टाटा कंपनी यूनाइटेड किंगडम में अपना झंडा लहरा रही है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे देश की कंपनियां भी यूनाइटेड किंगडम जैसे विकसित देशों में अपना परचम लहरा रही हैं। तो जो टाटा ग्रुप्स का फर्स्ट गीगा फैक्ट्री है आउटसाइड इंडिया में, यूनाइटेड किंगडम में ही लगा था, ताकि इससे 1000 ऑफ जॉब क्रिएट हो सके। इसके साथ साथ में यूनाइटेड किंगडम का जो ऑटोमोटिव सेक्टर है वो बूस्ट हो सके। इसके अलावा मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ कि जो टाटा चेयर नटराजन चंद्रशेखर फॉलोइंग देयर 4 बिलियन यूरो ये फिर से वही होगा, ठीक है, स्टर्लिंग पाउंड ही होगा। तो 4 बिलियन स्टर्लिंग पाउंड का इन्वेस्टमेंट जो है किया जाएगा टाटा के चेयरमैन के द्वारा। कौन से सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ठीक है, वाइल आई एम हेयर। इसके अलावा कुछ और भी जो है मजबूत पार्टनरशिप हमको देखने को मिल जाती है, जैसे कि कल्चर, स्पोर्ट, एजुकेशन, टूरिज्म, इनमें भी हमें अपने पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है। इसके बाद लव ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो ना केवल हम ट्रेड में अच्छे से रिलेशन को मैनेज कर पा रहे हैं, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम का जो प्यार है बॉलीवुड को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे जो मूवीज़ हैं वहाँ पर बनी हुई हैं, बहुत सारे देखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर के बॉलीवुड को एक प्रकार से मार्केट अवेलेबल कराता है यूनाइटेड किंगडम। जैसे कि कभी खुशी कभी जो गम है, जिसको शॉट किया गया था लंदन का सेंट पॉल्स कैथेड्रल में एंड ब्लेनहेम प्लेस इन ऑक्सफोर्डशायर एंड रिमेन्स ए पॉपुलर फिल्मिंग डेस्टिनेशन टुडे। और इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में हैं, ठीक है, जिनकी शूटिंग यहाँ पर करी जाती है। इसके अलावा ब्लॉकबस्टर मूवी है बड़े मियाँ छोटी मियाँ, इसको फिल्मिंग किया गया था स्कॉटलैंड के स्पेक्टुलर हाईलैंड में अर्लियर दिस ईयर। एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो यूनाइटेड किंगडम को लेकर के कर रहे हैं। इसमें स्कॉटलैंड भी आ गया, ठीक है, इसमें ब्रिटेन भी आ गया। देखिए इस पिक्चर से आप क्लियरली समझ पाएंगे कि कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत शामिल करी गई हैं। इसमें इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और आयरलैंड है, ठीक है। तो पार्टिकुलरली यहाँ पर हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं और उसी के साथ में जो हमारे रिलेशनशिप हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद बॉलीवुड का कितना प्यार है हम देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में। इसके अलावा बहुत सारी जो इंडियन जनसंख्या है वो कहाँ पर रह रही है, यूनाइटेड किंगडम में रह रही है। इसके अलावा वो यूनाइटेड किंगडम के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। लगभग 1.6 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, जो कि वर्कफोर्स का एक अच्छा खासा हिस्सा प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ में मार्केटिंग कैंपेन की यदि हम बात करें, यूके लॉन्च कर रहा है अलाइव विद अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम को। तो ये प्रोग्राम भी हमें ध्यान में रखना है कि ये आखिर क्या है। तो इस बात को मैं काफ़ी गर्व महसूस कर रही हूँ कि यूनाइटेड किंगडम लॉन्च कर रहा है अलाइव विद अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम को। मतलब इसका जो कीमत रखी गई है वो 1.5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की एक मार्केटिंग कैंपेन है डेसिग्नेटेड टू शो कॉज द ट्रिमेंडियस बॉन्ड बिटवीन आवर कंट्रीज। इसके माध्यम से हम बताएंगे कि हमारे अन्य देशों के साथ में कितनी बॉन्डिंग है। ये इसका निर्माण किया जाएगा कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ पीपल, आइडियाज़ एंड कल्चर को लेकर के। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम चाहता है कि इंडिया के साथ में वो ट्रेड को डबल करे। तो कुल मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम चाहता है कि इंडिया के साथ में वो ट्रेड को डबल करे, ठीक है। इस प्रकार से जो कैंपेन लॉन्च किए जा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ से वो, ठीक है, टू गेट इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर यूके गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कैंपेन लॉन्च करने का एक ही उद्देश्य है कि यूनाइटेड किंगडम की जो वस्तुएं हैं उनकी मांग भारत में बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा माल यूनाइटेड किंगडम का बिक सके। इसके साथ साथ में यूनाइटेड किंगडम की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करना टू ग्रो देयर बिजनेसेस थ्रू ट्रेड विद इंडिया एंड अट्रैक्ट न्यू इंडियन इनवार्ड इन्वेस्टमेंट। ना केवल यूनाइटेड किंगडम इन्वेस्टमेंट करेगा, इसके साथ साथ में वो चाहता है कि भारत की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जाना चाहिए। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया के लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती क्या है और किन लोगों को प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम होती है हमारे देश के वृद्ध लोग, इसके अलावा जैसे कोई विकलांग लोग हैं या फिर कोई विधवा लेडीज़ है, इन सारे लोगों को जब सरकार सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि उनको मासिक पेंशन दे रही है
विकलांगों को व्हीलचेयर प्रोवाइड कर दे रही है, ठीक है, या कभी कभी जो है उनके लिए कुछ चीज़ें अवेलेबल करा देना, उनकी हेल्थ से रिलेटेड खर्चे उठाना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके साथ साथ में एक बात का और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, इनका फ़ायदा जो लेबर वर्कर है, हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है, डे टू डे जिनको आज कमाना है और आज ही खाना है, इस प्रकार की जो लेबर फोर्स है हमारे इंडिया में, उनको भी ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम कैसे करके प्रोवाइड करी जा सकती है, कैसे करके हम उनको पेंशन की सुविधा दे सकते हैं, कैसे करके हम उनको ईपीएफ की सुविधा, प्रोविडेंट फंड की सुविधा अवेलेबल करा सकते हैं, उनको छुट्टी की गारंटी हम दें कि हफ्ते में आप 1 दिन छुट्टी पाइए, आपको मिनिमम वेज मिलेगा। इस प्रकार की जो सारी सुविधाएं हैं वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर कवर करी गई हैं। तो हमें जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाना है वर्कफोर्स के लिए, उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो फिजिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी का यहाँ पर मीनिंग बताया जाता है कि यदि हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें, सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, इनकम सिक्योरिटी की गारंटी देना, पार्टिकुलरली जो ओल्ड एज है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है, सिकनेस है, इन वैलिडिटी और वॉर की कंडीशन में। हमारे यहाँ पर जो सैलरी प्राप्त करने वाले लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप देखा जाए, ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं और जिनको सैलरी भी मिल रही है, उनको किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। लगभग 53% सैलरीड वर्कफोर्स का हिस्सा ऐसा है, और ये बात पता चली है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2021-22 में, ठीक है, जो कि मीडिया में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पीएफ का कोई प्रावधान नहीं मिल पा रहा है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस नहीं है। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है हम खुद आंखों देखी आपको बता सकते हैं कि सेल जैसी जो महारत्न कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें सेल की, ठीक है, सेल में जो ठेकेदारी में काम करने वाले जो प्राइवेट वर्कर लोग हैं, उनका पीएफ तो कटता है, लेकिन उनको क्या है, पेंशन का प्रावधान नहीं है, उनको हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है, उनको डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस नहीं है, जबकि ये एक सरकारी संस्था है, सरकारी कंपनी है, इसके बाद भी, ठीक है, पीएसयू के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के नियम कानून यहाँ पर चलते हैं, इसके बावजूद भी आप देखेंगे सरकारी में जब ये हाल है तो फिर प्राइवेट का क्या हाल होगा, आप खुद सोच सकते हैं। इंडिया का काफ़ी बड़ा वर्कफोर्स है जिसके पास में किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। कंक्लूजन वाली बात यह है कि लगभग 1.9% ऑफ द पूरेस्ट 20% क्वाइंटाइल ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स हैज़ एक्सेस टू एनी बेनिफिट। वहीं देखा जाए 20% टोटल गरीब हैं, उनमें से यदि 1.9% को आप निकाल देंगे तो उनको जो है थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल पा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो गिग वर्कर्स हैं, ये लगभग 1.3% इंडिया का एक्टिव लेबर फोर्स हैं, इनको किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पर जो गिग वर्कर्स होते हैं वो कुल मिलाकर के पार्टनर के तौर पर काम करते हैं, ठेके के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि जो जोमेटो वाला आदमी है, उसको पार्टिकुलरली इतने ऑर्डर करना और उसके बाद उसकी छुट्टी, लेकिन ध्यान ये देना है कि छुट्टी का प्रावधान, संडे को छुट्टी है कि नहीं, त्यौहार में छुट्टी है कि नहीं, पीएफ कटता है कि नहीं, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, कल को वो बीमार पड़ गया तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम की ज़रूरत है। इंडिया का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको बहुत कम रैंकिंग मिली है, ठीक है। जैसे कि CFS की, मर्सर CFS की जो रैंकिंग आई थी, 43 कंट्री शामिल करेंगी 2021 में से 40वां स्थान उसको मिला है। बजटरी एलोकेशन की बात करें, पॉलिसीज़ की हम बात करें, सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है भारत में, अभी भी जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब भी पॉलिसी बनाई जाती है तो इसमें इग्नोर कर दिया जाता है सोशल सिक्योरिटी को, जबकि पॉलिसीज आर ऑफन अनाउंस्ड, बजटरी एलोकेशन हैज़ ऑलवेज बीन लिमिटेड एंड यूटिलाइजेशन इवन लेस। सारांश में ये बात बताई जाती है कि देखिए जो अनाउंसमेंट किया जाता है, बजटरी एलोकेशन किया जाता है, वो हमेशा से ही लिमिटेड रहता है। थोड़े बहुत रुपया जारी कर दिए, 100 रुपया जारी किया है तो 100 रुपया में से 10 ही रुपया का यूटिलाइजेशन हो पाया है। जैसे कि हम नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड की बात करते हैं, जिसको सेटअप किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2011 में। इसको सेटअप किया गया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए, ठीक है, कि हम जो है 1000 करोड़ रुपये इनके लिए लेकर के आ रहे हैं, ताकि जो वीवर्स लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, बीड़ी वर्कर लोग हैं, इनके हित के लिए हम काम कर सकें। लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी की ज़रूरत थी, 22,841 करोड़ रुपये की ज़रूरत थी। मिला कितना रखी सरकार ने, आधा ही इसका रखी थी। और इसमें से भी आप देखेंगे 1927 करोड़ रुपये का यूज़ नहीं किया गया। कैग के एक ऑडिट में हमें पता चला है कि जो स्कीम आई थी फाइनेंशियल ईयर 2017 में, आइडेंटिफाई किया है कि 1927 करोड़ रुपया का इस्तेमाल ही नहीं किया है, सरकार ने बस उसको दबा के रखी है। इसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की यदि हम बात करें, जिसको सेटअप किया गया था 1990 के दशक में, जिसका फोकस था
जो ओल्ड एज पुअर इंडिविजुअल है उनको हेल्प करना, विथ नो एबल बॉडीड अर्नर इन देयर हाउस होल्ड, जैसे कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उनको हमें सपोर्ट करना है। इनको हु वर एलिजिबल टू अर्न ए मंथली पेंशन, इनको जो है 75 रुपये देने का प्रावधान किया गया था। कुल मिलाकर के ओल्ड एज पेंशन की स्कीम की यहाँ पर बात करी जा रही है। Contribution by the center to old age pension scheme has been stagnated 8,200 a month since 2006। अब सरकार ओल्ड एज वालों को, बूढ़े लोगों को पेंशन जरूर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये जो है 200 रुपया पर महीना से ज़्यादा सरकार बढ़ाई नहीं, जबकि इतना तो मिनिमम वेज से भी आप कम पैसा दे रहे हैं 200 रुपये महीने का, तो वो क्या करेंगे। इसके साथ साथ में सरकार के काम करती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाने के नाम पर क्या है, टैक्स वसूलती है, हमको जिसको सेस बोलते हैं, और ये जो सेस होता है राज्य सरकारों को नहीं देती है वो। तो जुलाई 2022 में क्या हुआ था, कैग ने आइडेंटिफाई किया था कि जो टैक्स कलेक्ट कर रही है केंद्र सरकार सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए काम करेगी। तो जो दिल्ली है यहाँ पर बात करें, वाज पुअरली यूटिलाइज, अप्रोक्सीमेटली 94% ऑफ मनी वाज नॉट यूटिलाइज। यहाँ पर आप देखेंगे 94% जो हिस्सा है उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम ऑफ द स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की। हरियाणा में कैग ने ये नोट किया था कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है स्टेट के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने इसको चालू करी थी, यहाँ पर हमें 98.96 करोड़ रुपया ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया जो कि मर चुके हैं। अब सोचिए इतने पैसे का क्या हो गया, घपला हो गया। फिर बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा में सरकार ने इस बार कम पैसे एलोकेशन करी है। हम जो है अब ओवरसीज स्कीम की बात कर लेते हैं, मतलब ब्राज़ील का जो जनरल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसकी यहाँ पर काफ़ी तारीफ करी जाती है, इसको हमें अपनाने की ज़रूरत है। तो ये रहा ब्राज़ील का नक्शा, इसको आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिका की ये कंट्रीज़ हैं। ये जो है कंट्रीब्यूशन पर आधारित सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर के आया था। सब्स्टिट्यूटिंग इनकम लॉस फॉर ए वर्कर एंड हिज फैमिली वेदर इन पार्शियल और फुल, किसी कारणवश यदि वर्कर क्या काम कर रहा है, इनकम लॉस हो जा रहा है उसका, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी भरपाई करेगी सोशल सिक्योरिटी स्कीम ब्राज़ील की। इसके अंतर्गत बहुत सारी सिचुएशन शामिल करी गई हैं, ठीक है, जैसे कि एक्सीडेंट के कारण काम में नहीं जा पा रहे हैं, डिसेबिलिटी दैट प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम वर्किंग, डेथ हो गई है, इलनेस है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो ये सारी चीज़ें जो है फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं आने देंगी। और द प्रोस्पेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्ट में भी जो है कुछ कुछ प्रावधान इसमें करे गए हैं। यहाँ तक कि जो इनकम लॉस है दैट ऑकर ड्यू टू वर्कर बीइंग इम्प्रिजन्ड इज कवर्ड बाय द लो इनकम इंसर्ट, यहाँ तक कि जो आदमी जेल में है और वो जो है इनकम नहीं कमा पा रहा है, तो उसको तक इंश्योरेंस या फिर इंश्योर्ड प्रोवाइड करने की बात करी जाती है, ILO 2013 कहता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है वर्कर को ताकि सपोर्ट किया जा सके वर्कर सपोर्ट फंड के माध्यम से। एंड हेल्थ केयर इज कवर्ड थ्रू द यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर को उसका सपोर्ट किया जा रहा है यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम से। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज एस्टैब्लिश्ड दैट इफ देयर इज अ लैक ऑफ फंड द नेशनल ट्रेजरी विल स्टेप इन। इसमें कहा गया है कि देखिए यदि कहीं पर फंड की कमी जाती है तो जो नेशनल ट्रेजरी है वो आगे आएगा और मदद करेगा। इंडिया का जो इनफॉर्मल सेक्टर, इसकी यदि हम बात करें तो लगभग 91% 475 मिलियन लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। जैसे कि उनके काम के घंटे निर्धारित नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको टाइम पर छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जबकि जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो बिल सरकार लेकर के आई है, ये क्या है उतना ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इट डील्ड फंडामेंटली विथ फॉर्मल इंटरप्राइजेस एंड डिड नॉट कवर इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि ये फॉर्मल सेक्टर कवर करता है, इनफॉर्मल सेक्टर कवर नहीं करता है। ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं जो कि इंडिया को लिए जाने चाहिए, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। यदि कोई योजना बनाई जा रही है तो वो फिजिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल होना चाहिए। इसको हमें जो है 3 प्रिंसिपल पर ध्यान में केंद्रित करना पड़ेगा। जैसे कि एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। फॉर इनफॉर्मल वर्कर विथ मीनिंगफुल इनकम वेदर सेल्फ एम्प्लॉयड और इन एन इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस। वहीं यदि हम बात करें इनफॉर्मल वर्कर के हिसाब से तो पार्टिकुलरली कंट्रीब्यूशन का जो डिटेल है वो निकलवाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ में इनफॉर्मल कंपनियों को आप ये कहिए कि जो है फॉर्मलाइज करिए, आप EPFO को एक्सपांड करिए उनके टोटल कंट्रीब्यूशन को। इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि जो लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने हैव स्टॉप लुकिंग फॉर वर्क, जो काम के लिए देख रहे हैं, डू नॉट अर्न इनफ, और जो कि इनफ नहीं कमा रहे हैं, इनके लिए भी सरकार को कुछ काम करने की ज़रूरत है। ऐसा एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल प्रोटेक्शन है टू द पूरेस्ट 20% ऑफ द वर्कफोर्स का 20% हिस्सा जो कि पूरेस्ट माना जा रहा है, इसको यदि हमें प्रोवाइड करना है तो सरकार को 1.3 ट्रिलियन जो रुपया है वो खर्च करना पड़ेगा। मतलब GDP का
0.69% यदि जो फाइनेंशियल ईयर 2020 की हम बात करें तो। कुछ एडिशनल रिफॉर्म है जिन्हें हम करने की ज़रूरत है, जैसे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 सरकार लेकर के आई थी। अब सरकार ये नियम कानून बनाई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए 2020 में, तो इसके अंतर्गत सरकार का काम करेगी अर्बन और जो रूरल पुअर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, गिग इंडस्ट्री हैं एंड इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर हैं, इनको लाइफ इंश्योरेंस देगी, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस देगी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस देगी, एज वेल एज मैटरनिटी एंड हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ में ओल्ड एज प्रोटेक्शन और क्रेसे फैसिलिटी प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात करी जाती है। इसके अलावा सरकार ने ई श्रम प्लेटफॉर्म लेकर के आई है। कुल मिलाकर के सरकार ने श्रमिकों को डाटा को डिजिटलाइजेशन किया है कि कितने लोग अभी अवेलेबल हैं, कितने लोगों को जॉब की ज़रूरत है। सरकार कहती है कि आप ई श्रम पोर्टल में आइए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, आपका आधार कार्ड नंबर हमको बताइए। तो लगभग 300 मिलियन वर्कर जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड आप मांग रहे हैं तो उनका जो डेटा लीक नहीं होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी आपके पास में फ़ोन आ जाता हो, जगह मैसेज आ जाता होगा, ठीक है, जिसके माध्यम से बैंक से जो पैसे उड़ाए जाते हैं, तो आधार कार्ड के माध्यम से भी आज ये संभव हो गया है। इसके अलावा एक्सपांडिंग कवरेज ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख एंड डिसेबिलिटी 1 लाख कवर। एक्सीडेंट के मामले में 2 लाख है और डिसेबिलिटी के मामले में 1 लाख का कवर यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन जो ई श्रम पोर्टल सरकार लेकर के आई है, इसमें पूरी जिम्मेदारी आपने वर्कर के ऊपर डाल दी है। यहाँ पर जो कंपनी है उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी आपने नहीं डाला है। इसके साथ साथ में देखिए जो सोशल अटेंशन है वो रिक्वायर्ड है डोमेस्टिक वर्कर के लिए एंड पैन इंडिया लेबर फोर्स कार्ड की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में बिल्ड करना है एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम, इसके लिए 90 डेज मैंडेटरी कूलिंग पीरियड की बात रखी गई। मतलब इसमें एग्जिस्टिंग जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं बेनिफिट पोर्टेबिलिटी को लेकर के, उसमें 90 डे का मैंडेटरी कूलिंग पीरियड होना चाहिए। सोशल अटेंशन चाहिए डोमेस्टिक वर्कर के लिए, ठीक है, और यूजली जो फीमेल है किसी घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए जा रही हैं। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर लोग जो कि फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, सस्पिशियन को अथॉरिटीज़ से वर्किंग एरिया में, इनको जो सोशल सर्विसेज की ज़रूरत है, जैसे कि इनको चाइल्ड केयर की भी ज़रूरत है। डोमेस्टिक वर्कर की बात करें, इनको भी जो है ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है अक्रॉस इंडिया में। बहुत सारी एग्जिस्टिंग जो स्कीम है इनको जो है मजबूत करने की ज़रूरत है, जैसे EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है और बजटरी सपोर्ट एंड एक्सपांशन कवरेज, इनको मजबूत करने की हमको ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है स्कीमों का काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ओवरलैपिंग एरियाज़ हैं अथॉरिटीज़ के स्टेट एंड सेंटर के बीच में। इसके अलावा आप कन्फ्यूजिंग डेफिनेशन जो यूज़ करते हैं उनको भी आपको ठीक करने की ज़रूरत है, जैसे कि प्लेटफार्म वर्कर क्या है, अनऑर्गेनाइज वर्कर क्या है, ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयड हमको इनको बोलेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन है जो कि रन करते हैं शक्ति केंद्र को, वर्कर फैसिलेशन को, मे बी फंडेड टू रन कैंपेन, इनको पैसे आप प्रोवाइड करिए ताकि प्रोवाइड कर सकें ग्रेटर इन्फॉर्मेशन सोशल सिक्योरिटी राइट से रिलेटेड अलॉन्ग विद द सर्विस एंड स्कीम दैट गवर्नमेंट ऑफर। सरकार को जो है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर के आना चाहिए और जॉब के ऊपर आपको काफ़ी फोकस करना